India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली कैंट नाबालिग संदिग्ध रेप केस में पॉक्सो अधिनियम अदालत ने मृतक बच्ची के परिजनों को 2.5 लाख का अंतरिम मुआवजा देने का दिया निर्देश। कहा, जांच एजेंसी अभी तक रेप के निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। तमिलनाडु जयराज बैरिक से हिरासत मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पुलिस अफसर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के खारिज। तमिलनाडु पुलिस अधिकारी की तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। बाल भिक्षावृत्ति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रभावित बच्चों के पुनर्वास की मांग करने वाली याचिका पर डीसीपीसीआर किया नोटिस जारी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोविड मौतों का आंकड़ा कम बताने पर राज्य सरकार को लगाई फटकार। मानसिक रूप से बीमार लोगों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने पर नोटिस। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली कैंट नाबालिग संदिग्ध रेप केस में पॉक्सो अधिनियम अदालत ने मुआवजा देने का फैसला किया। मृतक बच्ची के परिजनों को 2.5 लाख का अंतरिम मुआवजा दिया जाएगा और कोर्ट ने साफ किया कि जांच एजेंसी अभी तक ये निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है कि ये रेप है या नहीं, और ऐसे मुआवजे की रकम उसी संदर्भ में तय की गई है। जीवन के नुकसान के मामले में दिया जा सकने वाला अधिकतम मुआवजा 10 लाख है। दिल्ली में यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों का संरक्षण या पॉक्सो अधिनियम अदालत ने दिल्ली छावनी क्षेत्र में कथित रूप से बलात्कार और हत्या वाली नाबालिग के परिवार को 2.5 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 के भाग 2 के नियम 12 में ये सुविधा है कि दी गई अंतरिम राहत भाग पर लागू अनुसूची के अनुसार अधिकतम मुआवजे की 25% से कम नहीं होगी। अनुसूची के अनुसार जीवन के नुकसान के मामले में दिया जा सकने वाला अधिकतम मुआवजा 10 लाख है। कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 के भाग 2 के अनुसूची के अनुसार मृत्यु के मामले में अधिकतम मुआवजा 10 लाख रुपए है। इसलिए मृतक पीड़ित बच्चे की मां के लिए 10 लाख रुपए का 25% यानी 2.5 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा की हकदार है। न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 375A(1) के तहत उद्देश्य को दोहराया, जो ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय में पीड़ित या उसके आश्रितों को मुआवजे के उद्देश्य से धन उपलब्ध कराने की एक योजना तैयार करेगी, जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा है कि जहां तक पीड़िता के कथित बलात्कार के अतिरिक्त आधार पर अंतरिम मुआवजे का संबंध है, जांच अधिकारी की बातों के मद्देनजर और इस तथ्य को देखते हुए जांच एजेंसी खुद सुनिश्चित नहीं है कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था या नहीं। इस स्तर पर अंतरिम मुआवजे की अनुमति नहीं है। हालांकि उस संबंध में एक नया आवेदन करने की स्वतंत्रता दी जाती है। यदि जांच एजेंसी आगे की सामग्री एकत्रित करती है या इस निष्कर्ष पर आती है कि पीड़ित बच्चे के साथ बलात्कार किया गया था, तदनुसार आवेदन का निपटारा किया गया। पीड़िता की ओर से नई दिल्ली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कानूनी सहायता वकील पीयूष सचदेवा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357A के तहत अंतरिम मुआवजे की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। प्रावधान में कहा गया था कि प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र के साथ समन्वय में पीड़ित या आश्रितों को मुआवजे के उद्देश्य से धन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार करेगी, जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने वो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी जिसमें माता बताया जा रहा है कि पिता पुत्र की जोड़ी जयराज बैनिक्स मामले में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाए गए रघु गणेश नाम के तमिलनाडु पुलिस अधिकारी की तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। दोनों के पिछले साल पुलिस हिरासत में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और बेंच ने कहा कि हम इस रिट याचिका को खारिज करते हैं। हालांकि इस रिट को याचिका को खारिज करना याचिकाकर्ता के लिए कानून में उपलब्ध उन उचित उपायों को आगे बढ़ाने के लिए आड़े नहीं आएगा। ये याचिका सत्र न्यायालय द्वारा पारित बाद के आदेशों के मद्देनजर दायर की गई है, जो कि रिट क्षेत्राधिकार का विषय नहीं हो सकती। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने हालांकि रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता रघु गणेश द्वारा दायर जमानत याचिका को शीर्ष अदालत के समक्ष शीघ्रता से सूचीबद्ध किया जाए। रघु गणेश ने इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने शीर्ष अदालत द्वारा 23 मार्च 2020 को कोविड के दौरान विचाराधीन कैदियों के रिमांड के संबंध में जारी निर्देशों का हवाला दिया और वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने रिमांड के विस्तार के संबंध में सीआरपीसी की धारा 309 की शर्त पर बिना कोई औपचारिक आदेश पारित किए साक्ष्य के रिकॉर्डिंग के लिए अपने मामले की कार्रवाई स्थगित करने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित 3 जून 2016, जून 2 जुलाई और 15 जुलाई के आदेशों को चुनौती दी है। अधिवक्ता यूसुफ के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार चूंकि याचिकाकर्ता को शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एएसजे के समक्ष पेश नहीं किया गया है, औपचारिक न्यायिक आदेश के अभाव में उसकी हिरासत अवैध और उसकी रिहाई तत्काल आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया गया जिसके तहत सेवानिवृत्त लोक सेवक को सरकारी परिसर को अपने पास रखने की अनुमति दी गई थी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी आवास सेवारत अधिकारियों के लिए है, न कि परोपकार उदारता के रूप में सेवानिवृत्त लोगों के लिए है। आश्रय के अधिकार का मतलब सरकारी आवास का अधिकार नहीं होता। अदालत ने कहा कि एक सेवानिवृत्त लोक सेवक को अनिश्चित काल के लिए ऐसे परिसर को अपने पास रखने की अनुमति देने का निर्देश बिना किसी नीति के राज्य की उदारता का वितरण है। केंद्र की अपील मंजूर करते हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और कश्मीरी प्रवासी और आईबी के सेवानिवृत्त अधिकारी को 31 अक्टूबर 2021 या उससे पहले परिसर को खाली कर कब्जा सौंपने का निर्देश दिया। पीठ ने केंद्र को 15 नवंबर 2021 तक उन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया, जो सेवानिवृत्ति के बाद हाईकोर्ट के आदेशों के आधार पर सरकारी आवास रह रहे। इस मामले में आईबी अधिकारी को भी फरीदाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था और उन्हें एक सरकारी आवास आवंटित किया गया था और अधिकारी 31 अक्टूबर 2006 को सेवानिवृत्त हुए थे। शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह हाईकोर्ट की खंडपीठ के जुलाई 2011 के उस आदेश के खिलाफ अपील पर यह फैसला सुनाया। कल न्यायाधीश ने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारी को अपने राज्य में लौटना संभव नहीं, जिस कारण आवास खाली रह जाने का आदेश स्थगित रखा जाएगा। हाईकोर्ट ने भी कहा था कि अधिकारी उन्हें फरीदाबाद में मामूली लाइसेंस शुल्क पर वैकल्पिक आवास प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज आपराधिक शिकायत का निस्तारण नहीं कर सकती और शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणी एक ट्रांसफर याचिका में पारित पहले के गलत आदेश को संशोधित करते हुए की है। अदालत ने इस साल की शुरुआत में एक ट्रांसफर याचिका को जैसी प्रार्थना की थी और अनुमति दी थी। हालांकि उक्त प्रार्थना में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ठाणे महाराष्ट्र में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 सहित विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज आपराधिक मामले को फैमिली कोर्ट बड़ोदरा गुजरात में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। फैमिली जज बड़ोदरा गुजरात ने फाइलें मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को एक पत्र लिखा और इस गलती को उनके संज्ञान में लाया। इस प्रकार मामले को फिर से विविध आवेदन के रूप में न्यायालय के समक्ष रखा गया। फैमिली कोर्ट वास्तव में आईपीसी के तहत विभिन्न अपराधों के तहत दर्ज आपराधिक शिकायत को निस्तारित नहीं कर सकती। कोर्ट के एक गलत आदेश को इस आधार पर खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और पार्टियों में से एक ने इसके लिए प्रार्थना की है। अदालत ने तब बड़ोदरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित आपराधिक कार्यवाही को बड़ोदरा गुजरात में एक सूक्ष्म अदालत में स्थानांतरित करने के निर्देश के साथ पहले के आदेश को संशोधित किया। फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 7 के अनुसार फैमिली कोर्ट किसी भी अधीनस्थ सिविल कोर्ट के किसी भी जिला अदालत द्वारा किसी कानून के तहत निम्नलिखित मुकदमों कार्यवाही के संबंध में प्रयोग करके योग्य अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति द्वारा गठित सर्च कमेटी ने 17 विभिन्न उच्च न्यायालयों में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले 48 सुप्रीम कोर्ट वकीलों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया। समिति ने 6 अलग अलग तारीखों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और साथ ही 48 को शॉर्टलिस्ट करने के पहले 69 उम्मीदवारों पर विचार किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए 9, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए 6, पटना और कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए 5, उत्तराखंड, गुवाहाटी, दिल्ली, झारखंड उच्च न्यायालयों के लिए 3, बंबई, मद्रास उच्च न्यायालयों के लिए 2 और मणिपुर, केरल, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर प्रत्येक के लिए एक नाम शॉर्टलिस्ट किए गए। समिति में
एससीबीए अध्यक्ष विकास सिंह, उपाध्यक्ष प्रदीप राय, चुनाव आयोग सदस्य महालक्ष्मी पावानी, 4 वरिष्ठ अधिवक्ता भी शामिल हैं। एससीबीए की मांग उठा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मेधावी वकीलों को उच्च न्यायालय में पदोन्नत करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बाल भिक्षावृत्ति की समस्या और इससे संबंधित अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर 27 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका अधिवक्ता अजय गौतम ने दायर की है और याचिका में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि बच्चों द्वारा भीख मांगने के इस खतरे के पीछे भीख माफिया सक्रिय है और वे वास्तव में भीख मांगने के लिए निर्दोष बच्चों का अपहरण, प्रशिक्षण, बल प्रयोग और उन पर अत्याचार करते हैं। हालांकि इस खतरे को रोकने के लिए जिम्मेदार विभाग कोई भी प्रभावात्मक कदम उठाने में विफल रहा है। दिल्ली बाल अधिकारी संरक्षण आयोग, भारत संघ दिल्ली, पुलिस समाज विभाग कल्याण एनसीटी दिल्ली और साथ ही शिक्षा विभाग एनसीटी दिल्ली को नोटिस जारी किया गया। अपनी याचिका में गौतम ने संबंधित प्रतिवादियों को भीख मांगने के धंधे में धकेले जाने वाले बेसहारा बच्चों को पहचान करने और उनका पुनर्वास करने के निर्देश दिए जाने की भी मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक विकलांग, मानसिक रूप से अशक्त और बिस्तर पर पड़ी महिला को राहत देते हुए कहा है कि एक स्वतंत्रता सेनानी की विधवा बेटी एक आश्रित के रूप में पेंशन योजना यानी कि स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना का लाभ पाने की हकदार है। जस्टिस वे कामेश्वर राव की एकल पीठ ने 12 फरवरी 2020 को आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें गृह मंत्रालय ने संशोधित नीति दिशा निर्देशों के पैरा 5.25 के संदर्भ में जिसमें कहा गया कि विधवा तलाकशुदा बेटी पेंशन के लिए पात्र नहीं। याचिकाकर्ता महिला के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट के साथ साथ कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को दोहराया, जिसमें माना गया कि पेंशन योजना का लाभ तलाकशुदा बेटी को भी स्वीकार्य होगा। और विधवा बेटी द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें पिता की मृत्यु 1 नवंबर 2019 को हो गई थी और उसे एकमात्र आश्रित के रूप में छोड़ दिया गया। इसलिए याचिका में योजना के तहत दी गई स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के हस्तांतरण की मांग की गई। पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा खजानी देवी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में दिए गए निर्णय पर न्यायालय ने भरोसा किया था, जिसमें न्यायालय का विचार था कि इस कारण का कोई तर्क नहीं है। विवाहित बेटी को पात्र आश्रितों की सूची में शामिल किया जा सकता है, तलाकशुदा बेटी को बाहर रखा जाएगा, खासकर जब एकमात्र आश्रित मात्र हो। इसलिए कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि अगर योजना के तहत अन्य शर्तों को पूरा करती है तो याचिकाकर्ता को पेंशन योजना के तहत आश्रित पेंशन देने की याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया जाए। इसरो जासूसी मामले में केरल हाईकोर्ट ने गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दी है। आरबी श्रीकुमार 1994 के इसरो जासूसी मामले में 7वें आरोपी है और उनके अलावा पूर्व आईबी अधिकारी पीएस जयप्रकाश और साथ ही पूर्व केरल पुलिस अधिकारियों और एस विजयन, साथ ही थम्पी एस दुर्गा दत्त को भी अग्रिम जमानत दी गई। इससे पहले जुलाई में भी आरबी श्रीकुमार को इसरो जासूसी मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी गई थी और विभिन्न अपराधों को लेकर सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करने वाले श्री कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति के हरिपाल ने अंतरिम राहत प्रदान की थी और इन अपराधों में वैज्ञानिक एन नारायणन की गिरफ्तारी, हिरासत के संबंध में 1994 के मामले में आपराधिक साजिश, अपहरण और सबूत गड्ढा शामिल है। श्री कुमार तिरुवनंतपुरम में गुप्तचर ब्यूरो के रूप में निदेशक के रूप में तैनात थे और फिर आईबी में आईजीपी के तौर पर पदोन्नत किए गए और गुजरात कैडर में वापस भेजे जाने से पहले जुलाई 2000 तक इस पद पर बने रहे। सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में श्री कुमार समेत 18 पूर्व पुलिस अधिकारियों को नामजद किया। अंतरिम एजेंसी के तरल प्रणोदय प्रणाली केंद्र में काम कर रहे नारायणन को सीबीआई जांच के बाद जासूसी के आरोप मुक्त कर दिया गया था और कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने जस्टिस डीके जैन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को एफआईआर दर्ज करने के बाद सबूत एकत्र करना चाहिए, जस्टिस डीके जैन की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की कोविड-19 प्रतिक्रिया और प्रबंधन पर दायर जनहित याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को कड़े निर्देश जारी किए और मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की पीठ ने राज्य को फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए राज्य की कोविड-19 मुआवजा योजना से संबंधित एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया ताकि संबंधित हितधारकों को जागरूक किया जा सके और लाभ प्राप्त किया जा सके। राज्य को मानसिक रूप से बीमार और विकलांग व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। बेंच ने कि जिन स्थानों पर टीकाकरण अभियान के लिए शिविर आयोजित किए जाने उस क्षेत्र के निवासियों को पता होना चाहिए कि इससे लोगों के विभाजन में मदद मिलेगी और भीड़भाड़ से बचा जा सकेगा। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने आगे कहा कि वे सभी सरकारी कर्मचारी हैं और मौतों से संबंधित आंकड़े आपके पास होने चाहिए। यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने आईसीएमआर पोर्टल पर प्रामाणिक डेटा अपलोड करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सरकारी अस्पताल और प्रयोगशालाएं दैनिक आधार पर पोर्टल पर संक्रमण दर के बारे में डेटा अपलोड करें। राज्य को
दिव्यांग और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के टीकाकरण के कवायद शुरू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य को राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कोविड-19 मुआवजा योजनाओं पर टीकों के निर्धारित दरों के बारे में सार्वजनिक नोटिस जारी करने का आदेश दिया। राज्य को निर्देश दिया गया कि विभिन्न अस्पतालों में टीकाकरण अभियान चलाने की प्रतिदिन की क्षमता के बारे में सुनवाई की अगली तारीख को अदालत को सूचित करें। ओलंपिक 2020 में भारतीय टीम के असाधारण प्रदर्शन का जिक्र करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर को LLM कोर्स के लिए खेल कोटा उपलब्ध कराने पर विचार करने का निर्देश दिया। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ विश्वविद्यालय और राज्य स्तरीय क्रिकेटर जूही दुबे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें LLM यानी कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए खेल कोटे का लाभ इस आधार पर नहीं दिया गया था। ऐसा कोई कोटा मौजूद नहीं है। दुबे ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वे LLB में स्पोर्ट्स कोटे के लाभार्थी हैं और पाठ्यक्रम जिसे उन्होंने साल 2020 में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। हालांकि चूंकि LLM का पाठ्यक्रम में ऐसा कोई भी कोटा मौजूद नहीं था, इसलिए वो इस कोटे का लाभ नहीं उठा सकी। और इसके जवाब में विश्वविद्यालय के वकील ने प्रस्तुत किया है कि कोटा संकायवार प्रदान किया गया था और 2 सीटों का पूरा कोटा LLB के लिए था, इसलिए LLM के लिए कोई कोटा उपलब्ध नहीं था। हालांकि इस पर विवाद नहीं था। LLM में खेल कोटा के संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर उचित निर्णय लिया जा सकता है। कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया के खेलो इंडिया कार्यक्रम पर ध्यान दिया और कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में खेले जाने वाले खेलों के लिए मजबूत ढांचा तैयार करके जमीनी स्तर पर भारतीय खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। रिट में याचिका का निस्तारण दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुल सचिव को निर्देश देते हुए किया गया और ऐसे खिलाड़ियों को अधिक सहायता प्रदान के लिए खिलाड़ियों के हित में LLM के लिए भी खेल कोटा प्रदान किया जाए। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए आदर्श कुमार अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श जी, LLM पाठ्यक्रम के लिए खेल कोटा देने के लिए क्या कारण बताए गए हैं? आदर्श जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी देखिए, इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत के लोग खुश हैं और उन खिलाड़ियों का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने ओलंपिक 2020 में भाग लिया और जीत हासिल की। ओलंपिक 2020 में भारतीय टीम का असाधारण प्रदर्शन पिछले 4 दशकों में सर्वश्रेष्ठ है और भारत विश्व रैंकिंग में 48वें नंबर पर और कुल पदकों में मामले में 33वें नंबर पर है। अब ये भी कहा, वही भारत के साथ पदक विजेताओं में 3 महिलाएं हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम में 12 अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, जिनमें नवनीत जीत, भगवान शर्मा जिन्हें 2020 में पुरस्कार दिया गया और मिताली राज को BCCI ने मेजर ध्यानचंद खेल से सम्मानित किया गया। वहीं अदालत ने यह भी देखा कि भारत की पहली महिला क्रिकेट टीम प्रदर्शन असाधारण रहा और टीम वर्ष 2020 में T20 में उपविजेता रही। एक दिवसीय विश्व कप 2017 में भी वह उपविजेता रही है। इस मामले की पृष्ठभूमि को देखते हुए न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय से उम्मीद है कि ऐसे मेधावी खिलाड़ियों को LLM के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में स्पोर्ट कोटे का लाभ दिया जाए और राज्य के साथ साथ केंद्र सरकारें भी आने वाली खिलाड़ियों की मदद कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि यहाँ तक कि क्रिकेटर सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेल योजनाओं हमारे देश को अधिक पदक और पुरस्कार ट्रॉफियां मिलेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श इस सारी जानकारी के लिए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीपी सुरेश कुमार ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के तहत राज्य सरकार द्वारा आदेशित न्यायिक जांच पूर्ण करने के लिए दायर याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने के इच्छुक थे। कोर्ट ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और जांच आयोग को नोटिस भी खारिज कर दिया। जुलाई 2020 में ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध वित्तीय लेन देन और राजनयिक चैनल्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी में की गई जांच के अनुसार केरल में संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ की गई तो आरोपी व्यक्तियों स्वप्ना सुरेश और साथी संदीप नायर ने एक वॉइस क्लिप में शिकायत की, जिसे बाद में ऑनलाइन समाचार प्लेटफॉर्म पर द्वारा प्रसारित किया गया था और उन्हें ईडी के कुछ अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के तत्कालीन प्रधान सचिव और गृह मंत्री को फंसाने वाले बयानों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बाद राज्य पुलिस ने ईडी के खिलाफ 2 FIR दर्ज की। ईडी ने अपने उप निदेशक के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया और अदालत ने FIR को रद्द कर दिया। इसके बाद मई 2021 में केरल सरकार ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त BK मोहन की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग की स्थापना की। चलिए, कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पीने के साथ। India Legal presents Courts Roundup.